हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। लिविंग हॉल में सभी लोग लगभग आ चुके थे क्योंकि 11 बज चुके थे। पहले रक्षाबंधन के लिए राखी पहनने वाले थे, उसके बाद में कशिश की बेटी का नामकरण होना था। मीरा ने जहाँ हल्के रेड कलर की साड़ी के साथ सुहागन के रूप में तैयार थे, वहीं ध्रुवी ने पर्पल कलर का शरारा अपने लिए प्रेफर किया था, जिसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबसे पहले मृत्युंजय, अमृत, शोभित, विकल्प, विप्लव, वैदिक, राजीव और धैर्य आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी करण के साथ चित्रांग भी वहाँ पर आ जाता है। चित्रांग को देखकर मृत्युंजय बोला, चलो तुम भी बैठ जाओ। बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आए हो। चित्रांग, जिसने व्हाइट शर्ट और नीचे ब्लैक पैंट पहन रखा था, मृत्युंजय की बात पर करण की तरफ देखने लगता है तो करण उसे बैठने का इशारा कर देता है, जिस पर चित्रांग चुपचाप जाकर बैठ जाता है। मीरा अपने सभी भाइयों को राखी पहनाती है और उसके बाद ध्रुवी उन सबको राखी पहनाती है। सभी लोग मीरा को गिफ्ट देते हैं, लेकिन चित्रांग उसे एक एनवेलप देता है और उसी तरह ध्रुवी को भी सब लोग गिफ्ट बॉक्स देते हैं, लेकिन चित्रांग उसे भी एनवेलप ही देता है। शोभित चित्रांग के एनवेलप को देखते हुए कहता है, ये क्या है? चित्रांग शोभित के सवाल पर बोला, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या गिफ्ट दूँ, इसलिए मैंने पैसे दे दिए। चित्रांग की बात सुनकर सभी लोग अपना सिर हिला देते हैं। तो भी वहाँ पर दीपांजलि और ज्योति आ जाते हैं। दीपांजलि को देखकर वैदिक वहाँ से पतली गली लेकर निकल जाता है और दीपांजलि मुस्कुराते हुए अभ्यक्त के पास आकर कहती है, अभी मैं आपको रक्षाबंधन की राखी बांधूंगी। महक दीपांजलि की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है दीपा, तुम और समृद्धि हाथ में बांधना, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे पापा को राखी बांधने दो। महक की बात पर दीपांजलि अपना सिर हिला देती है तो दीप और सुधांशु साथ में बैठ जाते हैं, जिस पर महक उन दोनों को देखने के बाद कशिश की तरफ देखते हुए कहती है, आपको अलग से इन्विटेशन दूँ? कशिश महक की बात सुनकर मुस्कुराते हुए आकर सुधांशु के बगल में बैठ जाता है तो उन लोगों को राखी बांधने के लिए वैशाली भी आ जाती है। महक उन तीनों को राखी बांधती है तो तीनों उसे मिठाई खिलाते हैं और गिफ्ट बॉक्स दे देते हैं। वैशाली के साथ भी वही प्रोसीजर होता है। नित्या कशिश को राखी बांधती है तो कशिश उसे तोहफा देता है। चित्रांक नित्या की तरफ देखने लगता है, लेकिन नित्या उसे राखी नहीं बांधती। करण चुपचाप उन लोगों को देख रहा था। जब मीरा उसके सामने आरती की थाली लेकर आती है तो करण थोड़ा सा चौंक जाता है और कंफ्यूज होकर कहता है, ये क्या है? मीरा करण के हाथ के ऊपर कर उसे राखी बांधते हुए बोली, राखी है। करण मीरा की बात सुनकर मुंह बनाते हुए, मेरे पास ऑलरेडी एक बहन है जिसे मैं संभाल नहीं पाता, मुझे और नहीं चाहिए, लेकिन पहना दिए तो कोई बात नहीं। मीरा करण की बात पर मुस्कुराते हुए उसे मिठाई खिलाती है तो करण मिठाई खा लेता है और अपने वॉलेट से पैसे निकालकर उसकी थाली में रखते हुए कहता है, तोहफे नहीं है, इसलिए मीरा अपना सिर हिला देती है। इधर विप्लव बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था क्योंकि रिया इस बार नहीं आई थी। अब सिर्फ वहाँ पर समृद्धि, अव्यक्त और रिदम बचे हुए थे। दीपांजलि आरती की थाली लेकर अव्यक्त और रिदम के सामने खड़ी हो जाती है और उन दोनों की आरती उतारने लगती है। सुधांशु अव्यक्त को अपनी गोद में पकड़े बैठा हुआ था। जब अव्यक्त हाथ आगे बढ़ाकर दिया को पकड़ने लगता है, उसे हरकत को देखकर सुधांशु उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, अपने पिता की तरह जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश मत करो, आग है लग गई ना तो दिन भर चिल्लाते रहोगे। महक सुधांशु की बात सुनकर बोले, बिल्कुल सही, अपने पिता की हरकतें सीखी हैं इसने। मृत्युंजय महक की बात सुनकर बोला, तुम अपने भाई का साथ क्यों दे रही हो? क्या मुझे देखा है इस तरीके से आग को पकड़ते हुए? महक अपना सिर हिलाकर बोली, बेशक मैंने देखा है हमेशा लोगों के मुंह लगते हुए। महक के बाद पर मृत्युंजय उसे घूर कर देखता है तो सुधांशु महक की तरफ देखते हुए कहती है, दीदी आप जरा समृद्धि की मदद कर दीजिए। महक सुधांशु की बात पर अपना सिर हिलाते हुए समृद्धि के पास जाकर उसे राखी देती है तो समृद्धि उस राखी से अव्यक्त को मारने लगती है। अव्यक्त अचानक समृद्धि के मारने पर डर जाता है और रोने लगता है। वैशाली इन दोनों को झगड़ता हुआ देख कर मुँह बनाकर बोली, हमको तो समझ नहीं आता ये दोनों हमेशा झगड़ते काहे रहते हैं। वैशाली की बात सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि जब तुम प्रेग्नेंट थी ना हर वक्त मुझसे झगड़ती थी, इसलिए तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से झगड़ती है। वैशाली मृत्युंजय की बात पर उसे एक नज़र देखने के बाद इग्नोर कर समृद्धि से बोली, ए समृद्धि, चुपचाप राखी बांध दो, अगर तुमने अभी को मारा ना तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। समृद्धि वैशाली की धमकी को सुनकर मुंह बनाते हुए अव्यक्त को घूरने लगती है, जो कि उसे ही घूर रहा था और रिदम उन दोनों को बस देखे जा रहा था। दीपांजलि रिदम और अव्यक्त को राखी बांधती है और अव्यक्त राखी को बार बार देखने लगता है क्योंकि उसमें लाइट जल रही थी। रिदम अपनी राखी को देखता है जिसमें डोरेमन बना हुआ था। दीपांजलि अव्यक्त को मिठाई का छोटा सा टुकड़ा खिलाती है तो अव्यक्त दीपांजलि को पूरी उंगली को अपने मुंह में भरकर शक करने लगता है
अव्यक्त की हरकत पर दीपांजलि अपने हाथ को पीछे लेते हुए हंसकर बोली, हा हा, अभी गुदगुदी आ रही हैं। अव्यक्त मिठाई को चुकुम चुकुम करके खाने लगता है और हाथ आगे बढ़ाकर फिर से मिठाई लेने की कोशिश करने लगता है। तो सुधांशु उसे एक बर्फी उठा कर दे देता है, जिसमें अव्यक्त आधा को मुंह में भरकर आधे को रिद्धम को मुंह में भर देता है, जिस पर रिद्धम भी मिठाई पकड़कर खाने लगता है। समृति उन दोनों को मिठाई खाता हुआ देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो वैशाली उसे लड्डू दे देती है, जिसमें समृति फेंक देती है, क्योंकि उसे भी वही खाना था जो रिद्धम और अव्यक्त खा रहे थे। समृति के लड्डू को फेंकने पर वैशाली उसे घूरते हुए, फेंक काहे रही हो। समृति वैशाली के गुस्से भरी आवाज कर सुनकर रोना शुरू कर। वहीं विप्लो काजू कतली लाकर समृति को देते हुए कहता है, खा लो। विप्लो के काजू कतली देने पर समृति उसे तुरंत पकड़कर खाना शुरू कर देती है। तो वैशाली कहती है, और तुम्हारे भाइयों को राखी कौन पहनाएगा? हम। वैशाली की बात सुनकर समृति राखी की तरफ देखने लगती है और उसे पकड़कर अव्यक्त के हाथ में दे देती है। तो अव्यक्त राखी और समृति को पूर्व घूरने लगता है। मृत्युंजय उन दोनों के झगड़े को देखते हुए गहरी सांस भरकर विप्लो से बोला, वापी, समृति को पैसे दो। विप्लो मृत्युंजय की बात पर हैरान होते हुए बोला, आप किस पैसे की बात कर रहे हो भाई? मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोला, 3 दिन पहले मैंने तुम्हें 5,000 रुपये दिए थे ना, क्योंकि समृति ने तुम्हारे 500 के नोट फाड़ दिए थे। मृत्युंजय की बात सुनकर वैशाली हैरानी से विप्लो की तरफ देखते हुए बोली, विप्लो, तुमने हमसे भी 1,000 रुपये लिए थे। अमृत उन दोनों की बात सुनकर और स्टडी रूम में आकर मुझसे भी 5,000 लिए थे इसने। विप्लो इन तीनों की बात पर खुद से बोला, मैं तो फंस गया। मृत्युंजय बुरी तरीके से विप्लो को घूरते हुए बोला, तुम झूठ बोलकर पैसे ऐंठने लगे। विप्लो मृत्युंजय की बात में अपना सिर नहीं में हिलाकर, मैंने झूठ कहाँ बोला भाई, समृति ने सच में मेरे 500 के नोट फाड़े थे। अब गलती आप लोगों की है कि आप लोगों ने बिना पता लगाए मुझे पैसे दिए और मेरे पास नहीं है रुपये एक भी, मैंने सारे खर्च कर लिए। विप्लो की बात पर सुधांशु हैरानी से सोच की तरफ देखते हुए बोला, 11,000 रुपये तुमने 3 दिन में ख़त्म कर लिया। सुधांशु के हैरान भरी नज़रों को देख धैर्य बोला, वो तो ध्रुवी की गाड़ी एक दिन में उतने का तेल पीती है, तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? सुधांशु अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, कुछ नहीं, सच में लोग चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं। मृत्युंजय एक नज़र सुधांशु की तरफ देखने के बाद सब लोगों की तरफ देखते हुए, अच्छा, हमारी भांजी के नामकरण की प्रक्रिया पूरी करते हैं। मृत्युंजय की बात पर सभी अपना सिर हिला देते हैं और तभी वहाँ पर पंडित जी भी आ जाते हैं। पंडित जी के आने के बाद सभी लोग वहीं पर बैठ जाते हैं। कशिश अपनी बेटी को गोद में पकड़े बैठ जाता है और मीरा उसके बगल में आकर बैठ जाती है। पंडित जी नामकरण मृत्युंजय संस्कार की प्रक्रिया पूरी करते हैं और नित्या चावल में नाम लिखकर पंडित जी को दे देती है। पंडित जी नाम को देखते हुए सब लोगों की तरफ देख बोले, राशि। पंडित जी की बात पर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं और मीरा अपनी बेटी की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती है, राशि जो कि लगातार सुधांशु को देखे जा रही थी। मीरा की बात पर उसकी तरफ देखने लगती है। नामकरण की विधि पूरी होने के बाद पंडित जी अपना दक्षिणा लेकर वहां से चले जाते हैं और रक्षाबंधन भी पूरा हो चुका था, इसलिए सभी लोग लंच की तैयारी में लग जाते हैं। मृत्युंजय सब लोगों की तरफ एक नज़र देखने के बाद करण के पास आकर बोला, डाइवोर्स के पेपर रेडी हो चुके हैं। करण को अपने पेट में ठंडापन सा महसूस होने लगता है और मृत्युंजय की तरफ हैरान नज़रों से देखता है। मृत्युंजय के ये कहने पर कि नित्या और करण का डाइवोर्स पेपर रेडी है, करण को अपने पेट में ठंडापन सा महसूस होने लगता है। करण के साथ चित्रांग में बैठा हुआ था, जो कि मृत्युंजय की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगा। वहीं करण अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, पेपर्स कहाँ हैं? करण की रजामंदी पर चित्रांग हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है करण? अपना सिर नहीं में हिलाते हुए मृत्युंजय से बोला, पेपर्स कहाँ? जिसे सुनकर मृत्युंजय स्टडी रूम की तरफ इशारा करते हुए बोला, स्टडी रूम में चलते हैं हम। करण मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला देता है और सोफे से खड़ा होता है तो महक वहाँ पर आकर मृत्युंजय से कहती है, लंच लग चुका है। महक की बात पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, 2 मिनट का काम है, मैं आता हूँ। महक अपना सिर नहीं में हिलाकर करण की तरफ देखते हुए, करण भैया, खाना ठंडा हो जाएगा, चलिए। करण महक की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है और एक नज़र मृत्युंजय को देखने के बाद सब लोगों के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। महक करण को एक नज़र देखने के बाद चित्रांग से बोली, आप भी चलिए। चित्रांग अपना सिर हिलाता है और एक नज़र मृत्युंजय को देखने के बाद करण के पीछे चला जाता है। महक, रिद्धिमा और वैशाली सब लोगों को खाना बांटने लगते हैं। जब रचना मृत्युंजय से कहती है, इस बार विक्रम नहीं है, जिसके जवाब में मृत्युंजय रचना की तरफ देखते हुए बोला,
वो ईश्वर ऋतिक के घर गया है क्योंकि वहीं पर उसके सारे साले आने वाले हैं। मृत्युंजय के जवाब पर रचना अपना सिर हिला देती है। वहीं महक सुधांशु को लंच के लिए बुलाने जाती है तो देखती है सुधांशु फ़ोन में किसी से बात कर रहा था। महक सुधांशु को फ़ोन रखने का इंतज़ार करने लगती है तो सुधांशु कुछ देर में कॉल कट करके महक के पास आकर कहता है, आपको खाना दे दे। महक सुधांशु की बात पर बोली, मैं खाना खा लूँगी, तुम क्यों नहीं आ रहे हो खाने पर? फलक दीदी का फ़ोन था, वो मुझे बुला रही है इसलिए मुझे जाना होगा। मैं फिर कभी लंच कर लूँगा आप लोगों के साथ, सुधांशु ने जवाब दिया। जिसे सुनकर महक सुधांशु से बोले, तुम्हारी आंखों के नीचे आजकल काले घेरे आ गए हैं, ज़्यादा रात तक जाग रहे हो क्या? सुधांशु महक के बात पर उसके गाल को खींचते हुए बोला, इतनी फिक्र मत किया करो दीदी, चैन की नींद सोने की उम्र गई, अब तो नींद हराम करके कामयाबी छीनने की उम्र है। महक सुधांशु के बात पर मुस्कुराते बोले, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम यहीं पर रुको, मैं फलक के लिए गाजर का हलवा लेकर आती हूँ, उसे बहुत पसंद है। सुधांशु महक के बात सुनकर अपना सिर हिला देता है और महक किचन की तरफ चले जाते हैं। महक के जाने के बाद ध्रुवी सुधांशु के पास आकर बोली, तुम लंच क्यों नहीं कर रहे हैं? जिसके जवाब में सुधांशु ध्रुवी के कंधे पर अपने और दोनों हाथ टिकाकर उसकी आंखों में देख मुस्कुराते हुए, क्योंकि मुझे अपनी एक और बहन से राखी बांधने जाना है। जिसे सुनकर ध्रुवी मुस्कुराकर बोले, वैसे तुम्हारी कितनी बहन है? मुझे सिर्फ 2 पता है, एक फलक दीदी और एक महक दीदी। सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, ऑफिशियली तो मेरे पास 2 ही बहन है, बाकी तुम्हें और रिया को छोड़कर सभी मेरी बहन है। अच्छा, और रिया बहन क्यों नहीं है? ध्रुवी ने आईब्रो चढ़ाते हुए, जिसे सुनकर सुधांशु ध्रुवी के नाक को पकड़कर खींचते हुए बोला, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, जैसे बीपलो की है। सुधांशु के बात पर ध्रुवी अपना सिर हिला देती है और उसके हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए कहती है, सिद्ध, रियली यू ट्रस्ट मी ना? ध्रुवी की बात सुनकर सुधांशु कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। ध्रुवी सुधांशु के हाथ को पकड़ कर बोली, कुछ रिश्ते सैक्रिफाइस मांगते हैं। जिसे सुनकर सुधांशु ध्रुवी के हाथ को अपने हाथ से हटाते हुए बोले, मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना, और अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो ड्रॉप कर दो। सुधांशु भड़कता हुआ देखकर ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही। सुधांशु ध्रुवी के चुप होने के बाद इधर उधर देखने लगता है तो सभी लोग लंच में लगे हुए थे, जिसे देखते हुए सुधांशु सबकी नज़रों से छुपाकर ध्रुवी के होठों पर पैक दे जल्दी से दूर होकर बोला, एक सरप्राइज़ है, लेकिन तब तक इंतज़ार करो। ध्रुवी सुधांशु की बात पर अपना सिर हिला देती है तो सुधांशु उसके सिर को थपथपाते हुए कहता है, ज़्यादा सोच मत करो वरना उम्र से पहले बुढ़ी हो जाओगे। जिसे सुनकर ध्रुवी का मुंह बन जाता है। तभी महक टिफ़िन बॉक्स लेकर आ जाती है और ध्रुवी को सुधांशु के साथ देख कर कहती है, ध्रुवी इसके कान अच्छे से खींचा करो, किसी की बात नहीं मानता। ध्रुवी महक के बात पर अपना सिर नहीं में हिला कर बोली, ऐसा नहीं कर सकती दीदी, ये तो मेरा प्यारा बालक है। ध्रुवी की बात पर सुधांशु उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, और इस बालक को कुछ शरारत करने का मन कर रहा है। जिसे सुनकर ध्रुवी सुधांशु को खुद से दूर करते हुए महक से बोली, लेकिन आजकल मेरा बालक कुछ ज़्यादा ही नौटी और शरारती हो गया है। ध्रुवी की शिकायत सुनकर महक सुधांशु को देखते हुए बोली, अपने जीजा की संगति में रहकर ये सब सीख रहे हो। सुधांशु बात को बढ़ता हुआ देखकर महक के हाथ से टिफ़िन बॉक्स लेते हुए बोला, मैं इसे कल वापस कर दूंगा, अभी जा रहा हूँ। इतना कहकर सुधांशु जल्दी से महक के पाँव छू लेता है और बाय कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। महक जाते हुए सुधांशु को देख गहरी सांस भरकर ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोली, ध्रुवी महक की बात को बीच में काट कर बोली, दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। महक ध्रुवी को परेशान चेहरे को देखकर कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या हुआ? ध्रुवी एक नज़र सब लोगों को देखने के बाद महक से बोली, क्या आपको पता है कि नित्या और मिस्टर चावला का आज डाइवोर्स होने वाला है? ध्रुवी के सवाल पर महक अपना सिर हिलाते बोले, हाँ मुझे पता है और मैं हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हूँ उन लोगों के रिश्ते को टूटने से बचने के लिए। जिसे सुनकर ध्रुवी एक गहरी सांस भरते हुए बोले, उनके रिश्ते को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है नित्या को एहसास करवाना कि वो मिस्टर चावला से प्यार करती है। ध्रुवी की बात पर महक थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए बोली, मानती हूँ कि हम ये करेंगे, लेकिन कैसे? ध्रुवी महक के बात पर खुद भी सोच में पड़ जाती है तो महक ध्रुवी से कहती है, मेरे पास एक आइडिया है
ध्रुवी कन्फ्यूजन में महक की तरफ देखती है तो महक उसे कुछ समझाने लगती है। महक की पूरी बात करने के बाद ध्रुवी उसे गले लगाते हुए, आप दुनिया की बेस्ट दीदी हो। मृत्युंजय उन दोनों के चिपका चिपकी देख कर बोला, क्या हो रहा है तुम दोनों में? महक मृत्युंजय की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखती है तो सब लोग अपना लंच करके उठ रहे थे। महक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए किचन की तरफ चली जाती है और ध्रुवी भी दूसरी तरफ चली जाती है। तो मृत्युंजय की आंखें छोटी हो जाती हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।